हाय स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन सितंबर 25 के एग्ज़ाम में आपके पास में 2 मंथ का टाइम बचा हुआ है और आप देख रहे हो कि सीए फाउंडेशन का जो मई 25 का रिजल्ट कितना डाउन गया है, जस्ट 15%, यानी लगभग लोएस्ट रिजल्ट है अभी तक का। हालांकि एक रिजल्ट और थोड़ा कम गया था मामूली सा, लेकिन ये लोएस्ट रिजल्ट की काउंटिंग में आता है। तो इतना खराब रिजल्ट सीए फाउंडेशन का, जबकि सीए फाउंडेशन के मैक्सिमम सब्जेक्ट 12th बेस्ट हैं। आपका अकाउंट्स लगभग वही है, इसके अलावा आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड का काफ़ी कुछ पोर्शन 12th का है, आपका इकोनॉमिक्स 11th 12th का है, केवल लो सब्जेक्ट अलग है। तो आप सोचिए कि बोर्ड की एग्ज़ाम और सीए के एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो ये बचा हुआ टाइम है, इसको कैसे बेस्ट यूज करें, क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, क्या सब्जेक्ट पढ़ें, सब्जेक्ट वाइज किस किस तरीके से हम प्लानिंग करें, ये सारा का सारा चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा कर रखें, जिससे कि इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी आप लोगों से शेयर की जा सके। तो आप देख रहे हो कि ये जो रिजल्ट इतना डाउन आ रहा है, इसका बेसिक रीजन है कि आईसीएआई ने अपना टेस्ट करने का तरीका चेंज कर दिया। अब आईसीएआई केवल रटी हुई चीज़ें टेस्ट नहीं कर रहा, अब वो कर रहा है कंसेप्ट। आपकी सब्जेक्ट में कितना आपका डीप अंडरस्टैंडिंग है, कितनी आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, हर कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और केवल एकेडमिक नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको प्रोफेशनल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सितंबर 25 का अटेम्प्ट है, ये आप लोगों के लिए बाउंस बैक करने का अटेम्प्ट है, या फिर आप फर्स्ट टाइम बैठ रहे हो तो फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुल होने का अटेम्प्ट है, ऐसा हमें करना है। अब सबसे पहले तो मैं जो सब्जेक्ट वाइज आईसीएआई का जो न्यू पैटर्न है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे मैथमेटिक्स है, ये आपका मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बनता जा रहा है, यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स। तो अब इसमें क्वेश्चंस थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग के काफ़ी कुछ क्वेश्चन देते हैं। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जब पेपर सोल्व करता है वो कोई टफ क्वेश्चन में अटक जाता है तो फिर काफ़ी टाइम वो लूज कर जाता है। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में देखने में आ रहा है कि जो आपका बिजनेस लॉ और क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, ये ट्रैप सब्जेक्ट बन रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो फेल हो रहे हैं वो लो और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में हो रहे हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को हैंडल विद केयर, यानी बहुत सावधानी से इसको हैंडल करना पड़ेगा जब पर्पस सोल्व होगा। इसके अलावा अकाउंट्स एंड जो इकोनॉमिक्स है वो सेफर सब्जेक्ट्स हैं और इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और इन दोनों सब्जेक्ट में आप एग्रीगेट बनाने के लिए सरप्लस मार्क्स भी आप गेन कर सकते हो, यानी आप ये कर सकते हो कि भाई इसमें हम इतने मार्क्स ज़्यादा ले आएँ, जिससे कि 2 पेपर्स में अगर मिनिमम मार्क्स 40-40 भी आ जाए तो भी हमारा पर्पस सोल्व हो जाए। तो इसके लिए जो आपका 60 डेज का आपको स्मार्ट प्लान बनाना पड़ेगा। और ये जस्ट टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा मैं, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो 60 डेज का टाइम बचा हुआ है, तो पर सब्जेक्ट की बात करें तो 4 सब्जेक्टें हैं, यानी 4 पेपर हैं, यानी 15 डेज का टाइम आप लोगों के पास बचा हुआ है। यानी पर सब्जेक्ट आप 15 डेज का टाइम दे सकते हो। तो आप एक काम करें, इस 15 डेज में 3 बार रिवाइज करने का प्लान कर लें। और 3 बार रिवाइज करने का जो प्लान करें उसमें एक प्लान रख लो आप जो है वो 8 दिन का रख लो, दूसरा प्लान जो है वो आप 4 दिन का रख लो, तो 8 और 4 12 दिन हो गए, और एक रख लो 3 दिन का। यानी पहले 8 डेज में हर सब्जेक्ट को रिवाइज करो, फिर आप 4 डेज में हर सब्जेक्ट को रिवाइज करो, और लास्ट में 3 दिन में हर सब्जेक्ट को रिवाइज करो। इस तरीके से आपका प्लान हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग एग्जाम में जो है 1.5 डेज का टाइम मिलेगा, तो वहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि जिस चीज़ को हम 8 डेज में रिवाइज करेंगे, दूसरी बार 4 दिन में रिवाइज हो जाएगा, तीसरी बार वो 3 दिन में रिवाइज हो जाएगा, फिर 1.5 दिन में रिवाइज हो जाएगा, ये पोजीशन आ जाती है। अभी जो मैं टाइम बता रहा हूँ उसमें इस तरीके से करना है कि जैसे पहले अकाउंट पढ़ना है तो क्या अकाउंट पढ़ना है, लो पढ़ना है तो फिर लो भी पढ़ना है।
आपको क्यूए पढ़ना तो क्यूए पढ़ना है, इस तरह से आपको लेके चलना है। और इसमें क्या करो आप, जैसे टाइम बताया फॉर एग्जाम्पल 8 डेज, तो इसमें डे वाइज प्लान कर लो। यानी आप ये सेट कर लो कि इसमें फर्स्ट डे कौन कौन से चैप्टर करेंगे, सेकंड डे कौन से चैप्टर करेंगे, थर्ड डे कौन से चैप्टर करेंगे। इस तरीके से डेली का प्लान सेट कर लो और इस तरीके से वर्किंग करो कि दिन में उतना टारगेट तो पूरा होना ही चाहिए। जब तक वो टारगेट अचीव नहीं होगा जब तक हमें सोना नहीं है। ये आप माइंड में सेट करके चलो, जब जाके पढ़ाई होती है। और ये जो आप चैप्टर डिसाइड करो ना, वो करो इजी से टफ। सबसे पहले मोस्ट इजी चैप्टर, उसके बाद थोड़ा उससे टफ चैप्टर और उसके बाद मोस्ट टफ चैप्टर। इसके लिए आप VSI का ABC एनालिसिस जो है वो काम में ले सकते हो, जो अब मैं देना चालू कर दूंगा आजकल में ही। और इसके अलावा जो फोकस जो आपका होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट चैप्टर में होना चाहिए। यानी ऐसे चैप्टर को पढ़ो जो वेटेज में रखते हों और ईजी भी हों। तो यू शुड प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन स्कोरिंग पोटेंशियल्स, कि इसलिए नहीं कि यार ये चैप्टर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इस तरह सेलेक्ट मत करो। यानी उसका स्कोरिंग पोटेंशियल भी होना जरूरी है, उसका कुछ वेटेज भी होना जरूरी है। इस तरीके से आपको पूरा प्लान बनाना है और उस प्लान को डेली का डेली एग्जीक्यूट करना है। इसके लिए देखो ज़्यादा फोकस किन सब्जेक्ट पे करें। तो जैसे आपका अकाउंट्स का पेपर है, इस पे आप 80+ का टारगेट सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसको स्कोर करना ज़्यादा बेटर है। आप लोगों का पढ़ा हुआ भी है, इसलिए इसमें 80+ का टारगेट सेट कर सकते हैं। और लो में आपको ये मान लीजिए, क्योंकि मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए, तो आप 60 मार्क्स का टारगेट लेके चलो, इतने मार्क्स तो चाहिए। इसके अलावा जो आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आप 70+ का टारगेट लेके चल सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो भी इजी होता है, उसमें भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। रही बात क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में ये मान के चलो कि मेरे को जो नॉन मैथ वाले हैं 12th के, वो पहले एक बार 50% का टारगेट तो लेके चलो। ज़्यादा आएगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो बच्चे 12th मैथ के हैं वो अपना टारगेट हाई रख सकते हैं, इवन वो 80-90 भी रख सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए मैथमेटिक्स कोई भारी पोर्शन नहीं पड़ता है। तो आप अपना टारगेट सेट करो कि किस में कितने मार्क्स लाने की प्लानिंग करनी है, जिस हिसाब से उसको थोड़ा सा वेटेज दिया जा सके। एक आप लोगों को जो ये भी समझना चाहिए कि जो ग्रेस मार्क्स या बोनस मार्क्स है उसका क्या ट्रूथ है। तो इसका बेसिकली कंसेप्ट होता क्या है कि जब पेपर आता है तो कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक्स होती है, यानी जिनमें मिस्टेक्स है या बहुत ज़्यादा टफ है कि वो किसी से भी होने वाले नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, तो उसमें तो मिल जाता है बोनस मार्क्स। और जहाँ पे क्वेश्चन टफ आता है, पेपर टफ आता है, तो वहाँ पे हो जाता है लूज मार्किंग, यानी बहुत कम लिखने पे भी आपको पूरे मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो ये बोनस मार्किंग लूज मार्किंग कंसेप्ट चलती है, लेकिन इसका बेनिफिट भी वही बच्चे ले पाते हैं जो सबसे हाईएस्ट नंबर पे होते हैं। मान लीजिए 10,000 स्टूडेंट पास करने हैं, तो ऊपर के 10,000 पास करेंगे, चाहे वो वैसे पास नहीं हो रहे हो, लेकिन ऊपर के 10,000 को पिक करेंगे। इसलिए आप लोगों को रेस में तो आगे तो आपको रहना ही पड़ेगा। इसके अलावा कुछ कॉमन मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहला तो है कि बहुत सारे बच्चे क्वांटिटी एप्टीट्यूड को इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि टफ है, लेकिन क्योंकि इस सब्जेक्ट में भी पास होना है तो इसके लिए भी आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका लो के आंसर्स हैं वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं होते, और वो फॉर्मेट में इसलिए नहीं होते क्योंकि स्टूडेंट्स की आदत होती है शॉर्ट नोट्स पढ़ने की। जब तक वो मॉड्यूल नहीं पढ़ेगा, 2-4 RTP MTP के सजेस्टेड का फॉर्मेट नहीं देखेगा कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या है, तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लोगों को क्वेश्चंस के फॉर्मेट भी देखने चाहिए। और जो RTP MTP सजेस्टेड या तो कंप्लीटली इग्नोर कर दो, या फिर ऐसा नहीं कि लास्ट में देखने का प्लान करो आप। यानी करना है तो पहले कर लो, और नहीं करना है तो फिर बाद में नहीं करना। इसके लिए बाद में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हाउ टू प्रैक्टिस राइटिंग द राइट वे, सही तरीका कैसे सीखें। तो देखो कुल मिला के ICA स्टाइल में आंसर देना पड़ेगा। अगर अकाउंट्स का है तो इसका मतलब है कि फॉर्मेट प्रॉपर होने चाहिए आंसर का। और अगर मान लीजिए आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो लैंग्वेज आपकी लीगल लैंग्वेज या प्रोफेशनल लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। और ये जब भी कर पाओगे जब आप ICA का स्टडी मटेरियल आप देखोगे। अगर ICA का स्टडी मटेरियल नहीं देखोगे तो ये करने की पोजीशन में आप नहीं रहोगे। तो कुल मिला के केवल आंसर को आपको जानना नहीं है, लर्न नहीं करना, आपको उसको प्रेजेंट करने का तरीका भी देखना है। इसके लिए आप राइटिंग प्रैक्टिस बिल्ड कीजिए जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी, आपको कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने देगी।
और जैसा अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि आरटीपी एमटीपी जो सजेस्टेड है ये सेकेंडरी मटेरियल है। पहला मटेरियल आपका आईसीएक एसिड मटेरियल है। आईसीएक एसिड मटेरियल आपका हो गया, आपको लग रहा है और कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, तो फिर आप आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करें कि सब आईसीएक का मॉड्यूल तो छोड़ दिया और आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड देख लिया, क्योंकि आरटीपी एमटीपी में कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे और जो स्टडी मटेरियल है वहाँ पे आपको कंप्लीट मिलेगा। इसलिए आप आरटीपी एमटीपी को एक सेकेंडरी जो है सोर्स मानते हुए चलें स्टडी करने के लिए। इसके अलावा जो सब्जेक्ट को 2-3 बार रिवाइज करें, मैंने बताया 3 बार आपको रिवीजन करना है। और ये भी जब डेली भी रिवीजन करो आप, तो इसका मतलब है कि डेली भी 2-3 बार करो। जैसे मान लीजिए आपने सुबह 1 घंटा कल पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज कर दिया, आज 14 घंटे का नया रिवीजन कर दिया, सोने से पहले 1 घंटा रिवीजन कर लिया। इस तरीके से आपको रिवीजन की स्ट्रेटेजी लेके चलनी है। और लास्ट में कि यू शुड स्टिक टू योर स्टडी मटेरियल ओनली, यानी जो आईसीएक का स्टडी मटेरियल है उसी पे आप फोकस करें। यानी आप अपने बुक्स को चेंज नहीं करें। ऐसा नहीं कि साहब जो कोई इंपॉर्टेंट बुक आ गई वो ले लें हैं, या कोई कोचिंग के नोट्स आए लास्ट मोमेंट में वो देख लें। कुछ नहीं देखना। आईसीएक का स्टडी मटेरियल में बिगनिंग से पढ़ो और लास्ट तक उसी से पढ़ो, और बाकी मटेरियल चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट कर देंगे यार बेटर स्टडी मटेरियल है, बेटर नोट्स है, सारा का सारा किसी भी काम का नहीं है। ये आपको ट्रैप में फंसाने का तरीका है, और आईसीएक का स्टडी मटेरियल है जो ये आपको रिजल्ट देगा। इसलिए यूज़ द मटेरियल कंसिस्टेंटली, यानी इसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। इसके अलावा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यही आपका सक्सेस का मूल मंत्र है।